चीन ने खाली रेगिस्तान में छोड़ दिए लाखों खरगोश। दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसे बंजर और सूखे रेगिस्तान के बारे में जहां दूर दूर तक सिवाय रेत और मौत के कुछ नजर नहीं आता। एक ऐसी जगह जहां इंसान तो क्या, परिंदे भी जाने से कतराते हैं। अब कल्पना कीजिए कि उस देश की सरकार अचानक फैसला करती है कि रेगिस्तान में एक या दो नहीं बल्कि लाखों खरगोशों को छोड़ दिया जाए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। चाइना ने अपने सबसे खतरनाक रेगिस्तान में से एक में लाखों खरगोशों को रिलीज किया है। पहली बार यह सुनकर किसी पागलपन से कम नहीं लगता। आखिर कोई भी देश अपने यहां खरगोशों की फौज क्यों खड़ी करेगा, वो भी तब जब हम इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के हश्र को देख चुके हैं, जहां खरगोशों ने पूरी की पूरी खेती और इकोसिस्टम को तबाह कर दिया था। तो फिर चाइना ने ऐसा जानलेवा रिस्क क्यों लिया? क्या ये कोई बहुत बड़ी गलती थी या फिर इसके पीछे कोई ऐसा मास्टरमाइंड साइंस छिपा था जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया? आज के इस वीडियो में हम चाइना के इसी पागलपन के पीछे का सच जानेंगे। हम देखेंगे कि कैसे इन छोटे और प्यारे रैबिट्स ने वो कर दिखाया जो अरबों डॉलर की बड़ी बड़ी मशीनें नहीं कर पाई। ये कहानी है इकोलॉजिकल मिरेकल की, जिसने डेड सी यानी कि मौत के समंदर को एक हरे भरे स्वर्ग में बदल दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है चाइना के इनर मंगोलिया क्षेत्र से। यहाँ स्थित है कुबू की डेजर्ट, जिसे दुनिया के 7वें सबसे बड़े डेजर्ट के रूप में जाना जाता है। स्थानीय लोग इसे सी ऑफ डेथ कहते थे। ये जगह इतनी भयानक थी कि यहाँ से उड़ने वाली रेत की आंधियां बीजिंग तक पहुंच जाती थी और वहां के आसमान को पीला कर देती थी। डेजर्टिफिकेशन यानी उपजाऊ जमीन का रेगिस्तान में बदलना चाइना के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका था। हर साल हजारों किलोमीटर जमीन रेत में तब्दील हो रही थी। गांव के गांव खाली हो रहे थे। लोग गरीबी और भूखमरी की वजह से अपने घर छोड़कर भाग रहे थे। सरकार ने कई दशकों से यहाँ पेड़ लगाने की कोशिश की, पानी का छिड़काव किया, लेकिन कुदरत के आगे किसी की नहीं चली। गर्म हवाएं और पानी की कमी सब कुछ मार देती थी। ऐसा लग रहा था कुबू की रेगिस्तान को हरा भरा करना नामुमकिन है। लेकिन फिर एंट्री होती है एक नई सोच की। वैज्ञानिकों और स्थानीय लीडर्स ने सोचा कि अगर हम कुदरत से लड़ने के बजाय कुदरत का इस्तेमाल करें तो क्या होगा। उन्हें एक ऐसे जीव की तलाश थी जो इस कठोर माहौल में न सिर्फ जिंदा रह सके बल्कि इस बंजर जमीन को फिर से उपजाऊ बना सके। और उनकी तलाश जाकर रुकी एक बहुत ही प्यारे लेकिन कम आके जाने वाले जानवर पर, द रैक्स रैबिट। अब सवाल यह आता है कि आखिर खरगोश ही क्यों, और वे भी रैक्स रैबिट्स नाम की नस्ल। देखिए, रेगिस्तान की रेत में सबसे बड़ी समस्या होती है न्यूट्रिएंट्स की, यानी पोषक तत्वों की कमी की। रेत में ना तो नाइट्रोजन होता है और ना ही फास्फोरस और ना ही नमी। आप वहां इतने भी पेड़ लगा लें, बिना खाद के, पानी के वो मर जाएंगे। वैज्ञानिकों ने पाया कि रैक्स रैबिट्स एक चलते फिरते फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज हैं। इनकी गंदगी में वो सब कुछ होता है जो एक बंजर जमीन को चाहिए। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर इन खरगोशों को ऐसे खुले में छोड़ दिया जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया की तरह तबाही मचा देते हैं। सारी घास खा जाते हैं और पेड़ पौधों को जड़ से उखाड़ देते हैं। इसलिए चाइना ने जो किया वो ऑस्ट्रेलिया की गलती से बिल्कुल अलग था। उन्होंने विलोज ट्रीज, एक प्रकार का पेड़ जो सूखे में उग सकता है, और रैबिट्स का एक अनोखा सिस्टम तैयार किया। उन्होंने रैबिट्स को खुला छोड़ने के बजाय उन्हें एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में पाला। प्लान ये था, रेगिस्तान में विलो ट्रीज लगाए जाएंगे। ये पेड़ रैबिट्स को छांव और खाना देंगे। बदले में रैबिट्स जो खाना खाएंगे उसे पचाकर गंदगी के रूप में बाहर निकालेंगे। ये मेनियर बहुत ही शक्तिशाली खाद होती है। अब इस खाद को वापस उन पेड़ों की जड़ों में डाला गया तो चमत्कार हो गया। जिस रेत में घास का एक तिनका भी नहीं उगता था, वहां पेड़ों की जड़ें मजबूत होने लगी, रेत में नमी टिकने लगी और धीरे धीरे मिट्टी का रंग बदलने लगा। ये प्रोजेक्ट सिर्फ पर्यावरण बचाने के लिए नहीं था, बल्कि वहां के गरीब बच्चों की किस्मत बदलने के लिए भी था। रैक्स रैबिट एक खास नस्ल जो मूल रूप से फ्रांस से आती है। इनकी खासियत यह है कि ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं और कम पानी पीते हैं, और इनकी खाल और मीट की बाजार में बहुत ज्यादा कीमत भी है। सरकार ने स्थानीय किसानों को ये रैबिट दिए और उन्हें सिखाया कि कैसे इन्हें पालना है। किसान विलो ट्रीज के पत्ते इन खरगोशों को खिलाते और खरगोश से मिलने वाली खाद को वापस खेतों में डालते। इससे उनकी बंजर जमीन उपजाऊ होने लगी। साथ ही रैबिट्स को बेचकर उन्हें अच्छी खासी कमाई होने लगी। जहां पहले लोग दाने दाने को मोहताज थे,
अब वो एक ग्रीन इकोनॉमी खड़ी कर चुके थे। देखते ही देखते कबूकी डेजर्ट एक बड़े हिस्से में हजारों ग्रीन हाउसेज और रैबिट फार्म्स खुल चुके हैं। ये एक ऐसा चक्र बन गया जहां पेड़ खरगोश को पाल रहे थे और खरगोश जमीन को उपजाऊ बना रहे थे और इंसान इस पूरे सिस्टम को मैनेज करके अमीर बन रहा था। बहुत से लोगों के मन में अभी भी ये सवाल खटक रहा होगा कि क्या ये खतरनाक नहीं था। ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण हमारे सामने है। 1859 में ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 24 रैबिट्स छोड़े गए थे और कुछ ही सालों में उनकी संख्या करोड़ों में पहुंच गई। उन्होंने पूरे महाद्वीप की घास खा ली और उन्हें बंजर बना दिया। चाइना में ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब है कंट्रोल। चाइना ने रैबिट्स को जंगली तरीके से फ्री रेंज में नहीं छोड़ा, उन्होंने उन्हें बाड़ों में रखा। यह एक इंडस्ट्रियल फार्मिंग का तरीका था, ना कि जंगल में छोड़ देने का। अगर कोई खरगोश गलती से बाहर भाग भी जाता तो रेगिस्तान की प्रकृति शिकारी जैसे कि ईगल्स और फॉक्सेस और कठोर मौसमों से ज्यादा जिंदा नहीं रहने देते। ऑस्ट्रेलिया में गलती ये हुई कि वहां रैबिट्स का कोई प्राकृतिक दुश्मन था ही नहीं और उन्हें खुला छोड़ दिया गया। चाइना ने उस गलती से सीखा और एक क्लोज्ड लूप इकोसिस्टम बना लिया, यानी खरगोश का एक टूल की तरह इस्तेमाल हुआ, ना कि मुसीबत की तरह। तो इस प्रयोग का नतीजा क्या निकला? तकरीबन 30 साल की मेहनत के बाद कबूकी डेजर्ट का नक्शा पूरी तरह से बदल चुका है। जहां कभी पीली रेत का समंदर था, आज वहां हरियाली है। सैटेलाइट इमेजेस में ये बदलाव साफ देखा जा सकता है। लेकिन चाइना यही नहीं रुका। जब जमीन स्थिर हो गई और रेत का उड़ना बंद हो गया तो उन्होंने वहां दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट्स में एक को खड़ा कर दिया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वहां एक विशाल सोलर फार्म है जिसे ऊपर से देखने पर एक दौड़ते हुए घोड़े की आकृति में वो दिखाई देता है। ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। रैबिट्स ने मिट्टी बनाई, मिट्टी ने पौधों को पकड़े और पौधों ने धूल को उड़ने से रोका। अब जब धूल कम हुई तो सोलर पैनल्स की इफिशियंसी बढ़ गई और सोलर पैनल्स की छांव के नीचे अब किसान और भी ज्यादा सब्जियां और औषधियां उगा रहे हैं। अगर भारत की बात करें तो चाइना की तरह हमारा देश इंडिया भी बंजर जमीन की समस्या से जूझ रहा है। हमारा थार डेजर्ट भी लगातार फैल रहा है और अरावली की पहाड़ियों के पार जा रहा है। हम भी हर साल वन महोत्सव मनाते हैं, करोड़ों पेड़ लगाते हैं, लेकिन उनमें कितने बचते हैं? चाइना का ये मॉडल हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। हमारे यहाँ अक्सर हम सोचते हैं कि पर्यावरण बचाना और पैसा कमाना दो अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन चाइना ने दिखाया कि ये दोनों एक साथ चल सकते हैं। उन्होंने सिर्फ पेड़ नहीं लगाए, उन्होंने एक इकोसिस्टम खड़ी की। जरा सोचिए, अगर राजस्थान के दूर दराज इलाकों में जहां खेती संभव नहीं, वहां अगर हम इसी तरह की कंट्रोल्ड एनिमल फार्मिंग और ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांटेशन का मॉडल अपनाएं तो क्या हो सकता है? इससे न केवल रेगिस्तान को बढ़ने से रोका जा सकता है, बल्कि वहां के स्थानीय किसानों की आमदनी भी कई गुना बढ़ सकती है। भारत भी हम बकरी पालन या ऑर्गेनिक खाद पर काम कर रहे हैं, लेकिन जिस बड़े पैमाने और वैज्ञानिक तरीके से चाइना ने रेक्स रैबिट का इस्तेमाल किया, वो वाकई में सीखने लायक है। यह हमें बताता है कि समय सिर्फ रेत नहीं, समस्या मैनेजमेंट की है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऐसा नहीं कि ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से विवादों से परे है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणविद ये सवाल उठाते हैं कि रेगिस्तान का अपना एक इकोसिस्टम होता है, उसे जबरदस्ती हरा भरा करना या विदेशी प्रजाति लाना लंबे समय के लिए रिस्की हो सकता है। इसके अलावा बायोडायवर्सिटी का भी सवाल है। क्या हम सिर्फ इंसानी फायदे के लिए कुदरत को बदल रहे हैं? और क्या ये मॉडल टिकाऊ है? हालांकि चाइना का दावा है कि उन्होंने स्थानीय प्रजातियों का भी ध्यान रखा और ये प्रोजेक्ट यूनाइटेड नेशन द्वारा भी सराहा गया। यूएन ने कबूकी मॉडल को दुनिया के लिए मिसाल बताया कि कैसे एक रेगिस्तान को वापस जीवन दिया जा सकता है। दोस्तों, चाइना का यह प्रयोग हमें सिखाता है कि अगर सही विज्ञान और दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो हम अपने पिछली गलतियों को सुधार सकते हैं। लाखों रैबिट्स को रेगिस्तान में छोड़ा जाना एक जुआ था, लेकिन ऐसा जुआ जिसने बाजी पलट दी। इस कहानी से सबसे बड़ी सीख ये है कि कुदरत के खिलाफ लड़ने के बजाय हमें उसके साथ मिलकर काम करना होगा, चाहे वो इंडिया का थार डेजर्ट हो, अफ्रीका का सहारा या चाइना का गोबी। समाधान हमेशा हमारे आसपास ही मौजूद होता है, कभी कभी एक छोटे से बीज में तो कभी कभी एक छोटे से रैबिट में। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को भी राजस्थान में इस तरह का कोई अनोखा प्रयोग करना चाहिए या फिर हमें कुदरत को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।